अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 के साथ मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। जी हाँ, प्रोग्राम आपके लिए लेके सुबह के वक्त हाजिर हो जाते हैं और कोशिश यही करते हैं कि डेली प्रोग्राम जो है वो एक नए अंदाज, एक नई एनर्जी और एक नई बात के साथ जो है वो स्टार्ट किया जाए। आज का प्रोग्राम जनाब लाइफस्टाइल से है, फैशन से है और फैशन लवर्स जो हैं, लाइफस्टाइल लवर जो हैं, जो चाहते हैं कि हम उन्हें बताएं कि जनाब समर सीज़न ऑन है, इसमें आपने क्या पहनना है, आपको कौन सी ड्रेसिंग करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, किस तरह के ऑन एंड ऑन इस वक्त जो है वो डिज़ाइनर जो है वो कर रहे हैं और क्या चल रहा है, ट्रेंडी क्या है। तो ट्रेंड जिस तरफ जाता है, कहते हैं ना कि सब उसी तरफ चल पड़ते हैं। तो जनाब आज ट्रेंड पे भी बात करेंगे, फैशन डिज़ाइनिंग पे बात करेंगे। एक बहुत ही प्यारी अपकमिंग एक अच्छी जो है वो हमने फैशन डिज़ाइनर को यहाँ पर मधु किया है, बुलाया है जनाब, और आज हमारे साथ मौजूद हैं फरीहा फैसल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरीहा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। बहुत शुक्रिया। फरीहा, सबसे पहले तो आप एक माशाल्लाह एक डिटर्मिनेंट लेडी हैं, एक अपने काम के साथ भी और साथ ही साथ जो है वो आप कैंसर सर्वाइवर भी हैं। आपने वो दौर भी देखा है जो आपकी ज़िंदगी का मुश्किल दौर था, मुश्किल तरीन दौर था। और आप जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो फरीहा मुझे बता रही थी कि जब इनकी शादी हुई 2006 में, तो अभी सिर्फ 6 मंथ हुए थे शादी को, तो कैंसर डायग्नोस्ट हुआ और इस कैंसर से लड़ते लड़ते ये यहाँ तक पहुँची और अब माशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हैं, आपके सामने बैठी हैं और इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एक कैंसर पेशेंट किस तरह से, एक सर्वाइवर किस तरह से निकल के अपनी लाइफ में दोबारा वापस आ सकता है और वो एक अच्छे फैशन डिज़ाइनर या एक अच्छे लेवल पे जो है वो काम कर सकता है, ये स्टोरी हमें बताएंगी फरीहा। जी फरीहा, स्टार्ट करते हैं आपसे। 2006 में मुझे कैंसर डायग्नोज हुआ था और अभी मेरी शादी को तकरीबन 6 मंथ हुए थे। एंड उसमें मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और फिर मेरा ट्रीटमेंट था। अभी तो मतलब बिल्कुल नई बात थी, शादी के कुछ महीने ही गुजरे थे। हाँ जी। तो एकदम से आपके लिए ये कितनी शॉकिंग न्यूज़ थी, उस वक्त आपको कैसा लगा? उस टाइम ऑब्वियसली ज़ाहिर है ये तो बड़ी एक शॉकिंग न्यूज़ होती है, लेकिन मैंने अपना ट्रीटमेंट, अल्लाह ताला की तरफ से एक चीज़ आती है, एक आजमाइश आती है और उसमें से अल्लाह ताला आपको बड़े आराम से निकाल भी देते हैं। तो वो मुश्किल टाइम तो होता है, लेकिन ये है कि आपको हिम्मत और हौसला नहीं हारना चाहिए और अगर आप हिम्मत रखेंगे तो ऑब्वियसली आपका ट्रीटमेंट भी आसान हो जाएगा आपके लिए, बजाय ये कि आप अपनी उसको मिजरी बनाएं, उसको अपने लिए एक कॉन्फिडेंट चीज़ बना के उससे फाइट करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, ये डिटर्मिनेशन, ये पावर आपके पास तब आती है जब आपका लाइफ पार्टनर आपका साथ देता है। ऐसे मौके पे अक्सर औकात देखने में आता है कि जो साथ चलने वाले लोग होते हैं वो भी आपको से जो है वो घबराना या पीछे हटना शुरू कर देते हैं। आपका ये सफ़र कैसा रहा? आपकी नई शादी हुई थी, आपके हस्बैंड ने आपको यहाँ पर किस तरह संभाला और ये कितना ज़रूरी है कि किसी भी मुश्किल दौर में अगर कोई खातून हो, कोई लेडी हो और बीमार हो, कहते हैं कि शौहर की मोहब्बत का पता तब चलता है जब बीवी बीमार हो, उसकी बीमारी में उसकी वफादारी का पता चलता है। वफादारी के भी कुछ मेयार है ना, तो शौहर की वफादारी जो है वो बीवी की बीमारी में पता चलती है। तो आपने इस चीज़ को कैसे पाया? देखिए, मेरे तो मेरी क्योंकि शादी को सिर्फ 6 महीने हुए थे, तो मुझे तो यही था कि मेरे पेरेंट्स को बल्कि यही था कि शायद जवाब मिल जाएगा या कुछ भी इस तरह की बात होगी। सोच में आती है, सोच में आती है और उन्होंने थोड़ा बहुत शायद प्लान भी उस टाइम कर लिया था, मुझसे डिस्कस नहीं किया था, लेकिन अब मुझे यही पता चलता है। लेकिन उसमें यही हुआ कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया और मतलब मेरे हर ट्रीटमेंट में उनको अभी तक मेरी बहुत सारी चीज़ें जो उनको पता होती हैं कि अच्छा जी अब तुम्हें ये एहतियात करनी चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, ये खाना चाहिए, तो ये एक मॉरल सपोर्ट भी होती है और वो आपको मतलब गाइड भी कर रहे होते हैं। तो मतलब ही इज़ माई प्रॉपर गाइड करने वाला इंसान भी कि आपको मतलब अपना लाइफस्टाइल ऐसे रखना चाहिए। तो ये एक बहुत सपोर्ट है, मतलब मैं तो इसमें बहुत अपने आप को लकी समझती हूँ कि अगर मेरे हस्बैंड की सपोर्ट ना होती तो शायद मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल होता कि वो एक सेटबैक आ जाता है आपकी लाइफ में। और ये आप जब आपको कैंसर डायग्नोस्ट हुआ, उससे पहले भी आप जॉब करती थी, उससे पहले भी आप फैशन डिजाइनिंग के हवाले से जो है वो काम कर रही थी? हाँ जी, मैं इससे पहले भी काम कर रही थी, लेकिन फिर जब मुझे ये डायग्नोज हुआ तो मैंने थोड़ी कोई 2 महीने के लिए ब्रेक ले ली थी उससे ना अपने काम से, लेकिन उसके बाद मैंने दोबारा वो कंटिन्यू कर दिया। फिर मैंने PIFD में जॉब की 3 to 4 years। फिर मुझे लगा कि नो, अब मुझे कुछ और लाइफ में करना चाहिए। ट्रीटमेंट तो मेरा ख़त्म हो गया था, तकरीबन साल तक मेरा ट्रीटमेंट चला था। तो मुझे लगा कि कुछ और होना चाहिए, ये बड़ी स्टैटिक सी लाइफ आपने बहुत अर्ली एज पे इसको कवर कर लिया।
जी, क्योंकि कहते हैं कि अक्सर औकात पता तब लगता है जब काफी टाइम गुजर चुका होता है। तो ये अल्लाह का एक करम आपके ऊपर रहा कि ये जल्दी डायग्नोस हो गया और इसमें जो है वो आपको प्रॉपर तरीके से पता चल गया, आपका इलाज जो है वो बर वक्त हुआ। हाँ जी, एक तो ट्रीटमेंट टाइमली हो गया और दूसरा ये कि वैसे मेरी जो कैंसर की टाइप थी, इट्स अ वेरी रेयर टाइप, कि अभी शौकत खानम में उस टाइम पे सिर्फ 2 पेशेंट थे इसके, और जहाँ तक मुझे पता है इट्स अ वेरी एग्रेसिव टाइप। तो कुछ आपकी अपनी विल पावर होती है, कुछ आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं इस डिजीज को फाइट करने के लिए। आप बताएं, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। जो कैंसर पेशेंट इस वक्त जो है वो इस चीज से लड़ रहे हैं, जो अपने आप को कैसे आपने जो है वो कंट्रोल किया, अपनी विल पावर से कैसे काम लिया, वापस अपनी लाइफ में आप कैसे वापस आए? उनको तो मैं यही कहूंगी कि जो भी आप ट्रीटमेंट चल रहा है उसको हिम्मत और हौसले से करें, अपनी मिजरी में ना रहें कि हाय ये मेरे साथ पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या होना है। इसके बाद एक अच्छी जिंदगी है। और मेरा इस टाइम इधर बैठ के ये बात करने का मकसद भी ये है कि ताकि लोगों को पता चले कि आप कैंसर से आप जब फाइट करते हैं उसके बाद सर्वाइव करते हैं और आप एक अच्छी लाइफ गुजार रहे होते हैं। तो यही एग्जाम्पल उनको बताने हैं। वो वक्ती टेम्परेरी टाइम है जिसमें आपको कीमो लगेगी, आपके बाल नहीं होंगे, ठीक है, उसमें आप अपने आप को एक्नॉलेज करें। उसमें आप ये ना जाएं कि हाय मैं बुरा लग रहा हूँ, आप अपने आप को एक्नॉलेज करें कि नहीं मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, और अच्छे जो आप लग रहे होते हैं। आपके साथ ऐसा हुआ? मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन मेरे कुछ जानने वाले हैं जिनके साथ ये ऐसी चीजें हो चुकी हैं कि दे आर नॉट अप्रिशिएटेड, कि उनको अपनी लुक्स नहीं पसंद आ रही। तो मुझे ये लगता है कि ये भी आपको उससे कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए कि यही टाइम है। आपको डायग्नोस हुआ, आपके बाल उतर गए थे सारे या नहीं? मेरा जो ट्रीटमेंट था वो थोड़ा रेडिएशन बेस्ड था, तो अच्छा। मुझे कीमो उस तरह से नहीं लगी, तो मेरा हेयर लॉस नहीं था। अच्छा। लेकिन ये है कि आई स्टिल सपोर्ट जिनका मतलब हेयर लॉस होता भी है, तो या आप तो बाहर तो मुल्क में लोग खुद अपने बाल शेव करा लेते हैं। बहुत बड़ी जो है वो अदाकारा हैं, बहुत बड़े बड़े जो है वो ऐसी पर्सनालिटीज दुनिया भर में जो कैंसर से जो है वो लड़े, उन्होंने जो है वो अपने आप को इसमें देखा, कुछ इस दुनिया से रुखसत हो गए, कुछ ठीक हो गए। इसमें वाकई ही जब कीमो लगती है तो आपके बाल जब उतर जाते हैं तो एक डिफरेंट सी लुक जो बंदा शायद बर्दाश्त नहीं कर सकता है। खातून, आपकी सारी खूबसूरती आपके बालों में है। जिस खातून के बाल जितने खूबसूरत होते हैं वो उतनी ही अच्छी लुक्स में जो है वो लगती है। तो अगर किसी खातून के सर पे बाल ही ना रहें तो वाकई वो थोड़ा सा तो डिप्रेस होगी, लेकिन वहां पर अपने आप को संभालना, अपने आप को कबूल करना, एक्सेप्ट करना, ये हम जो है वो टैप थेरेपी कहते हैं इसको। एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको बता रही हूँ कि हम इसको टैप थेरेपी में लेते हैं कि जहां आप ऐसे मौके पे अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं जहां कोई आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, जहां हर बंदा आपका मुखालिफ होता है और वहां सिर्फ आप अपनी पावर से जंग लड़ रहे होते हैं। ये टैप थेरेपी बहुत बहुत यूजफुल थेरेपी है और इससे दुनिया भर में वापस लोगों को लाने में बड़ी मदद मिलती है, क्योंकि इससे सारी फ्रस्ट्रेशन निकल जाती है। तो आप क्या समझती हैं, जैसे आपने कहा कि खुद को कबूल करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, कैसे कर सकता है बंदा एक्सेप्ट? देखिए, आप जो आपके साथ चल रहा है, एक तो आपका ट्रीटमेंट है, बाल को ये थोड़ी है कि उसके बाद आना ही नहीं है जिंदगी भर, तो बाल तो वापस आ ही जाने हैं। और अब तो इतनी चीजें अवेलेबल हैं, इंटरनेट है, उस पर इतनी आपको स्टाइलिंग अवेलेबल होगी कि आप किसी भी तरह से अपने आप को स्टाइल कर सकते हैं, एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं। कोई ऐसा मसला है ही नहीं। और आप मतलब पब्लिक में अपीयर हो सकते हैं। मतलब हम बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो कहते हैं जी हमने तो अब घर बैठना, हमने कहीं जाना ही नहीं है। दिस इज मोर, ये उस टाइम में जो आपका एक्सपीरियंस होगा बाहर जाने का, वो आपको बाद में वही याद आएगा। अच्छा, आप इस चीज से निकली, जब आप इस चीज से निकली और वापस आपने दोबारा से जो है फैशन डिजाइनिंग को ज्वाइन किया, तो फिर पहले से ज्यादा डिटर्मिनेशन के साथ काम किया, और अभी इन प्रोसेस में आप किस तरह के ड्रेसेस बना रही हैं, किस पे फैब्रिक क्या है, कलर्स क्या हैं, और समर थीम इस वक्त जो है वो क्या ऑन है? हाँ जी, अभी मेरा जो स्टूडियो बाय फे के नाम से मेरा ब्रांड है, और इस ब्रांड में जो है हम ज्यादा सॉलिड कलर के साथ प्ले करते हैं। और अभी हमारी जो रिसेंट कलेक्शन है उसका नाम है जिंदगी के रंग, एंड वी प्ले विद अ लॉट ऑफ कलर्स, और इस तरह से ताकि मतलब आप अपनी एक अच्छी जिंदगी और मतलब कलर के थ्रू जो है अपनी लाइफ को प्रेजेंट करें। और मतलब क्लोथिंग जो होती है वो आपकी मेन एक होता है, तो अगर आप अच्छे वाइब्रेंट कलर पहनते हैं तो आपकी मतलब वो ज्यादा इन्हांस होती है पर्सनालिटी। और बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो आप जिन कलर्स को ज्यादा पसंद करती हैं उन कलर्स में, या आप काम कर रही हैं उनमें मेन कलर्स जो हैं वो क्या हैं जिनके साथ अभी आप ड्रेसेस डिजाइन कर रही हैं? मेन कलर हमारे मतलब मैं तो बहुत वो होती हूँ कि थोड़े वाइब्रेंट कलर होने चाहिए, रेड, येलो, और मतलब
कोई भी अच्छा कलर जो है आपको आपकी आंखों को अच्छा लगता है, तो उस तरह के कलर्स के साथ मतलब प्ले करती हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें आपने जो है वो थीम क्या कलर स्कीम के साथ रखा हुआ है या वन कलर पे काम कर रही हैं? देखिए थीम होती है, जैसे मैंने लास्ट जो कलेक्शन थी मैंने आपको बताया है कि वो जिंदगी के रंग, उसके ऊपर मैंने एक पेंटिंग बनाई थी। तो मैंने उस पेंटिंग्स में से, हाँ मैंने ड्रेसेस पे नहीं पेंटिंग थी, वो एक पेंटिंग वैसी मतलब मैंने अपनी इमेजिनेशन से बनाई थी 2021 में। अच्छा। अभी मार्च में मैंने बनाई थी, तो फिर मैंने कहा इसी में से फिर मैंने वो कलर निकाले और उसी के बेस को रखते हुए मैंने अपनी वो जो है कलर पैलेट निकाली और उसी पे फिर हमारी सारी क्लोथिंग लाइन बनी है। अच्छा, मुझे याद है जब मैं मैट्रिक में होती थी तो उस वक्त में जैसे आपने बताया पेंटिंग के कलर से आपने जो है वो डिजाइन किया, उस वक्त तो कुर्ते बनते थे और कुर्तों पे जो आज से कुछ चंद साल पहले की बात है, ज़्यादा नहीं, लेकिन ये है कि जब तब कुर्तों के डिज़ाइन जो है वो कुछ इस तरह के होते थे कि पेंट होता था उसके ऊपर ना, पेंट के ज़्यादा जो है मोर बने हुए हैं या कोई हिस्टोरिकल प्लेस जो है वो बना हुआ है या कुछ इस तरह की चीज़ें जो अब डिजिटल प्रिंट में आ गई हैं। ये पहले पेंट में, हैंड पेंट्स में जो है वो हुआ करते थे कुर्ते, इस तरह के कॉटन के ड्रेसेस जो है वो चलते थे। तो अभी दोबारा इसका कोई ट्रेंड वापस आ रहा है? हाँ, इस पे काम हो रहा है, मैंने काफी डिजाइनर्स को देखा इस पे काम करते हुए। अब तो खैर बहुत हमारी जो ये, अब ये नहीं कह सकते कि जी अब इस चीज का फैशन है, अब लंबी कमीजों का फैशन है, अब छोटी कमीजों का फैशन है, यहाँ पेंट का है, जो अब जो आपको पसंद आता है ना आप उसके ऊपर ज्यादा जाते हैं। इफ यू आर प्रिंट, अगर आप प्रिंट वाले इंसान है कि आपको प्रिंटेड ड्रेसेस पसंद है तो यू विल गो फॉर प्रिंटेड। अगर प्लेन है, क्योंकि मेरा पर्सनली मुझे आई लाइक प्लेन, तो मैं प्लेन में ज्यादा करती हूँ। टाई एंड डाई इज वेरी इन दीस डेज, या टाई एंड डाई आजकल बड़ा इन है, तो मैं टाई एंड डाई को प्रेफर कर रही हूँ। और फिर पेंट भी लोग करते हैं, जाहिर ऑब्वियसली फैब्रिक पेंटिंग काफी ज्यादा आजकल वो भी इन चल रही है। आज से 10 साल पहले ये टाई एंड डाई जो है इसका बड़ा फैशन था। हाँ। और दुपट्टे और शलवारें टाई एंड डाई की बहुत ज्यादा चलती थी, व्हाइट कुर्ते के साथ, चिकन का कुर्ता और टाई एंड डाई की शलवार, ये मैंने बड़ा पहना जो है वो, जब हम भी जो है वो स्टूडेंट्स थे तो तब जो है वो इसको बड़ा वेयर किया, व्हाइट चिकन की कमीज और उसके साथ जो है वो टाई एंड डाई के दुपट्टे। और अब फिर वो फैशन जो है वो दोबारा 10 साल बाद जो है वो रिपीट हो रहा है। तो आप क्या समझती हैं कि ये फैशन बार बार रिपीट होता है, डिजाइनर्स इसी को जो है वो फॉलो करते हैं, वही ट्रेंड बन जाता है, हर 10 साल बाद जो है वो कुछ नया आना चाहिए, या फिर हर 10 साल बाद जो है वो वही पुरानी वाली चीज दोबारा से रिकॉल हो रही होती है? देखिए पुरानी चीज आती जरूर है, लेकिन उसकी जो होता है फॉर्मेट वो बिल्कुल बदल चुका होता है। तो मतलब अब जैसे आप वो बता रही है ना, जो शलवार में मतलब पहले टाई एंड डाई था, अब उसकी शर्ट्स बन रही हैं, उसकी वो 2 पीस बन रहे हैं, मतलब वो मैचिंग सेपरेट जिसको हम बोलते हैं। तो मतलब वो टाई एंड डाई की ही शर्ट है और उसी में आपका मतलब ट्राउजर भी होता है उसमें। सही। तो अब थोड़ा सा ये चीज, टाई एंड डाई चल रहा है, 3 पीस टाई एंड डाई भी चल रहा है, मतलब 2 पीस ज्यादा होता है, 3 पीस जरा थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ना। तो 2 पीस तक तो चल रहा है कि ऐसे आपने बिल्कुल रंग ही उड़ेल लिया अपने। हाँ, तो ये है। तो इस तरह से है। और अब जैसे टी-शर्ट 60s का फैशन की बात कर ले, 50s में फैशन वो होता था, उस वक्त भी ये फैशन जो है वो ये बेल बॉटम्स जो आज आ गए हैं, जो आपके खुले पजामे जिनको आप कहते हैं, स्ट्रेट पैंट्स हैं, ये सारा हमें ओल्ड फैशन से मिलती हैं चीजें। अगर आप ओल्ड मूवीज देखें तो उसमें जो उस वक्त की हीरोइनें होती थी वो बड़ा जो है वो ये 90s में भी जो है उस तरह के ड्रेसेस पहना करती थी। तो आप क्या समझती हैं कि आज फिर वही फैशन आ गया, आज फिर लड़कियां वैसे ही जो है वो फ्लेयर वाले फ्रिलर कहते हैं ना उसको, वो फ्लेयर वाले ड्रेसेस, हाँ, जो है उस तरह के ड्रेसेस या जो है वो ट्राउजर्स जो है वो वेयर करती हैं। हाँ जी, अब वही कह रही हूँ ना मैं आपको, ट्रेंड जो है वो पुराना जो होता है वो दोबारा रिवाइव जरूर होता है, लेकिन उसकी थोड़ी सी चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। अच्छा, उसमें मतलब कुछ अपने तौर पे जैसे लेस ऐड कर लेते हैं। अब जैसे अगर आप देखेंगे तो इसमें अब लेस ऐड हुई भी होगी, या अगर बेल बॉटम है तो उसके साथ शॉर्ट शर्ट होगी लेकिन वो कोई एम्ब्रॉयडर्ड होगी, तो स्टाइल थोड़ा बहुत चेंज होता है। जैसे मैं अपनी अम्मी की बात कर लूं, वो जब अपनी जवानी में थी तो वो तब स्ट्रेट पैंट्स और शॉर्ट शर्ट्स पहनती थी, उस वक्त का फैशन था फुल। हाँ, लेकिन वो उस टाइम वो बहुत फिटिंग वाली थी, और लेकिन वो जो प्लेटें डली हुई। और आज देखो, आज फिर वही फैशन है। हाँ, आज वही फैशन है, लेकिन अब किसके साथ है, अब थोड़ी जरा कपड़े आज मुझे फिट आ जाते हैं। अच्छा, अब ये है कि थोड़ा जरा लूज फिटिंग के साथ है, अब उतनी ज्यादा प्लीट्स और जैसे उस जमाने में चिपके वजह से पहले लिबास होता था वैसा नहीं है। तो अब जरा वो अगर आप शॉर्ट शर्ट पहन रहे हैं तो वो थोड़ी लूज कुर्ते के स्टाइल की फिटिंग में होगी। तो वही कह रही हूँ ना, फैशन वही वापस बार बार आते हैं, लेकिन उनकी थोड़ी सी नौयत
बदल जाती है, नौयत बदल जाती है। तो आप इस वक्त जो है वो किस थीम पे काम कर रही हैं? फ्रॉक्स बना रही हैं, कुर्तास बना रही हैं? देखिए क्या है हम जो है, मैं एक तो कैजुअल वेयर पे काम कर रही हूँ, इसके अलावा सेमी फॉर्मल और फॉर्मल तीनों लाइंस पे मैं काम कर रही हूँ। इसके बाद इसके अलावा हम एक कस्टमाइज सोल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं कि इफ़ यू लाइक, मतलब कोई भी आपको अगर हमारा रेडी टू वेयर पसंद आ रहा है लेकिन आपको उसका कलर कोई और डिज़ाइन का चाहिए, तो वो हमारी कलेक्शन में से किसी और कलर को वो सिलेक्ट कर लें। और इसी तरह अगर आपको कोई कलर वो पसंद आ गया लेकिन आपको डिजाइन कोई और हमारा पसंद आ रहा है, तो आप उसके साथ मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। इवन वी हैव दैट ऑप्शन इन ट्राउजर एंड यू नो शलवार, जो भी है वो भी हम ऑप्शन आपको दे रहे होते हैं। और देखने में आता है कि डिजाइनर्स जो उनके प्राइसेस बहुत हाई होते हैं, तो आपने कोई कंफर्टेबल प्राइस? हमने कंफर्टेबल प्राइस, मार्केट कम्पिटेटिव प्राइसेस है हमारी, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। अच्छा, नॉर्मल है। हाँ, लेकिन वही बात है ना कि आपने उसमें कितनी एफर्ट पुट इन की है, कि उसकी स्टिचिंग कैसी है, बिकॉज वी वर्क अ लॉट ऑन स्टिचिंग। आपका ड्रेस स्टार्ट कितने प्राइस से होता है और कितने तक जाता है? हमारा ड्रेस स्टार्ट होता है 5800 से स्टार्ट होता है 2 पीस। अच्छा। और बाकी तो फिर वो यही है, जितना आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा हो जाएगा। 5800 से स्टार्ट हो रहा है आपका ड्रेस? हाँ जी, वो कैजुअल। उसमें आप क्या दे रहे हैं? उसमें हम 2 पीस होता है, जिसमें आपके पास एक कैजुअल वेयर जिसमें सॉलिड कलर्स का ड्रेस होगा, और इसके अलावा उसमें लेस होगी, उसमें कट लाइन होगी, ट्राउजर में भी डिजाइन होगा। तो इस तरह से जो होता है वो इस तरह से वो है। ठीक है। और फिर जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा हो जाएगा। मतलब आप उसकी कोई लिमिट नहीं है ना कि आप क्या रेंज चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। आजकल जाहिर है लेसेस भी, बटन्स भी, और जो उसमें इतना वर्क होता है वो सारा ही बड़ा जो फिर एफर्ट होती है, फिर उसकी स्टिचिंग होती है। हमारा मेन जो है, हमारा स्टिचिंग पे हम बिल्कुल भी कम्प्रोमाइज नहीं करते। तो स्टिचिंग हमारी, स्टिचिंग की तो सारी चीज है। जब आपने कोई अच्छा स्टिच हुई चीज पहनेंगे तो वो आपको अच्छी और सूट करेगी, जो आपके जो है वो मुताबिक होगी। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके इस वक्त में जो ज्यादा डिमांड आ रही है वो किन ड्रेसेस की है? खवातीन कैसे ड्रेसेस पहनना पसंद कर रही हैं इस वक्त में? इस वक्त में मेरे पास जो ज्यादा आ रहे हैं कैजुअल में, तो वो शलवार कमीज वाला है ज्यादा, के लोगों को ट्राउजर की जगह जो है वो शलवार वाला ज्यादा पसंद आता है। ओके। और इसके अलावा जो है फॉर्मल में तो बस अपनी चॉइस है, आपने क्या पहना। लहंगा चोली बहुत फिर से ऑन हो गया ना। पहले ट्राउजर आ गए थे, स्ट्रेट पजामास जो है वो लड़कियां पहनने लगी थी, लेकिन वो एक कॉन्सेप्ट जो था शलवार कमीज का वो हम कहीं भूल गए थे। तो वो अब पटियाला शलवारें भी आई, और उसमें जो बहुत सारे जो डिजाइन आए, ढोल की शलवार थी, पता नहीं कौन कौन सी, बट अब आजकल ट्यूलिप पैंट बहुत इन है। हाँ जी। और इसके अलावा ये है कि शलवारें ऑब्वियसली दे आर बैक बॉटम जो है उसमें, तो ये काफी इन है। और प्लस ये कि जो लहंगा चोली फॉर्मल में अगर बात करें तो लहंगा चोली बहुत इन है, लेकिन वो भी अब प्लेन कलर के साथ आ रहे हैं। वन कलर। और फिर उसके साथ कोई आप अच्छा फॉर्मल सा दुपट्टा ले लें, या कोई एम्ब्रॉयडरी के साथ, एम्बेलिशमेंट के साथ, इस तरह से वो अच्छा, मेरे पास ज्यादा। आप क्या सजेस्ट करती हैं कि दुपट्टा जो है वो कितना काउंट करता है? आपका दुपट्टा कितना खूबसूरत होना चाहिए तो ड्रेस की शो निकल आती है? काफी दफा ऐसे होता है कि ड्रेस बहुत लाइट होता है लेकिन दुपट्टा आपने उस पर बहुत जरा मजे का नेट में होगा या शिफॉन में होगा, लेकिन उस पर फ्रिल्स या दूसरे जो है वो लेसेस और दूसरी चीजें लगी होंगी, तो वो और ज्यादा जो एक शो है सूट की, मैं समझती हूँ कि वो दुपट्टे से निकलती है। आप तो खुद डिजाइनर हैं। हाँ जी, मेरा बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करूंगी कि वाकई दुपट्टे से काफी शो निकलती है। और प्लस दूसरी बात ये कि हाउ यू आर गोइंग टू कैरी दैट ड्रेस, मेरे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट उससे भी ज्यादा। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन दैट ड्रेस तो डोंट गो फॉर इट, आप वो ना बनवाएं। मतलब अगर आपको लहंगा चोली लगता है कि ये बड़ा ट्रेंड चल गया है कि फलां ने ये ड्रेस पहना हुआ था, ये शर्ट पहनी हुई थी, हमें भी यही चाहिए, ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं? ऐसे भी होते हैं, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी, जो भी है अगर आप उसमें कंफर्टेबल है ना, अगर आपको लगता है कि जी मैं साड़ी बहुत अच्छी कैरी कर सकती हूँ, तो फिर आप वो साड़ी पहने। क्योंकि अगर वो नॉर्मल भी बनी होगी ना, जब आप उसको पहनेंगे तो वो आपको अच्छी लगेगी। आप जब तक कॉन्फिडेंट नहीं होते ना अपनी स्किन के अंदर, लोग लहंगे में कंफर्टेबल नहीं होते तो फिर आप ना बनवाएं लहंगा, आप कुछ और बनवा लें। हाँ, साड़ी बनवा लें। और अगर आप साड़ी भी नहीं बनवाना चाहते तो ट्यूलिप टाइप जो है वो, कुछ भी, अगर आप शलवार कमीज, मैं तो कहती हूँ कंफर्टेबल है तो आप शलवार कमीज ही पहने। अच्छा, वैसे सबसे बेस्ट ड्रेस जो है वो शलवार कमीज है जी। इट्स वेरी कंफर्टेबल और सुकून वाले जो है वो चीज। और दूसरी बात ये कि इजी टू कैरी। जी बिल्कुल, कि आप कैरी करने की बात कर रही है ना, कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि आप कैरी किस तरह करते हैं उसको। और आप डिजाइनर्स तो ये खास तौर पे देखते हैं कि जो आपके मॉडल हैं जिन्होंने आपके ड्रेस को इंट्रोड्यूस करवाना है या सामने लेकर आना है, वो उसको कैरी कितने खूबसूरती से कर रहे हैं। बहुत अच्छे, बिल्कुल ठीक कह रही है।
रही हैं आप, तो आप क्या समझती हैं कि इस वक्त में स्लीव्स के हवाले से अगर हम बात कर लें कि जो आप बनाते हैं उसमें सिंपल चल रहा है, कुछ थोड़ा सा ट्रेंडी चल रहा है, लॉन्ग स्लीव्स चल रही हैं, हाफ हैं, लॉन्ग भी चल रही हैं और 3/4 भी चल रहे हैं, और लॉन्ग में ये है कि आजकल कफ स्लीव्स बहुत ज्यादा इन है, पफ स्लीव्स बहुत इन है, तो ये आजकल इस तरह की चीजें जो है वो ज्यादा ट्रेंडिंग है। पफ स्लीव्स तो दे आर वेरी ट्रेंडी, आजकल तो बहुत इन है। सही। तो कुछ भी अच्छा, ये जो स्लीव्स होती हैं, क्योंकि आजकल लड़कियां भी और लड़के भी फोकस्ड ऑन स्लीव्स के, हमारे जो कफ हैं या हम जो बटन्स लगा रहे हैं या जो इस पे लेस लगी है वो जबरदस्त होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर है कि हाथों को हिलाना बार बार जो है वो इस तरह से जो है वो ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट जो है वो इसका जाता है। लेकिन मैं समझती हूँ, मेरा आइडिया है कि अगर फुल स्लीव्स में हम कमीज शलवार पहने तो उसका स्टाइल और ही निकलता है। हाँ जी, बजाय कि 3/4 या आप स्लीवलेस या कुछ इस तरह का हो, उसमें वो चीज या वो आपकी खूबसूरती नहीं आती जो एक कमीज शलवार का लुक है वो फुल स्लीव्स के फुल साथ स्लीव है। के मैं भी इससे बिल्कुल एग्री करती हूँ। तो हमारे मोस्टली अगर आप देखेंगे तो वो फुल स्लीव ही आपको नजर आएंगे। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, अक्सर डिजाइनर जो है फुल स्लीव्स पे ही काम करते हैं, इसी वजह से करते हैं कि वो जो है वो लगता ही, हाँ आपने कुछ लेटेस्ट कुछ मॉडर्न में कुछ बनाना है तो उसमें 3/4 हाँ, वो तो यही है ना कि आप स्लीवलेस बनाना चाहते हैं वो बना रहे हैं, वो तो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। अच्छा, आजकल कुछ डिजाइनर्स ये कह रही हैं कि फ्रॉक्स भी बहुत इन है, लॉन्ग फ्रॉक्स, उस हवाले से आप क्या कहती हैं? देखिए, लॉन्ग फ्रॉक्स तो बहुत अरसे से ही इन है। वही मैं आपको एंड में वही बात करूंगी कि आजकल मतलब इतनी डाइवर्सिटी चल रही है फैशन की फील्ड में कि आप कुछ भी बना लें, मतलब आपको अगर आप कंफर्टेबल है तो आप मतलब हाँ बना सकते हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आजकल तो वो यहाँ तक जो है वो डिजाइनर्स कर रहे हैं कि वो जो पहले डिजाइन यूज होते थे रजाइयों में, बिस्तरों में, हाँ जी और मैंने देखा है, आप यकीन करें, पर्दों में वो एक डिजाइनर का ड्रेस जो है वो बना हुआ था, वो मेरी कजन ने कहीं से जो है वो खरीदा उसको, तो जब वो मतलब कि पहन के गई किसी जगह पर तो उन्होंने देखा कि वहां पर जो पर्दे हैं, जो कर्टन्स हैं, उनका वो भी वही है और वो ड्रेस भी जो है वो वही है, तो वो उनको काफी जो है वो उस पर शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ा। तो ऐसे काम जो डिजाइनर्स कर रहे हैं ये तो गलत है ना, कि आप पर्दों का कपड़ा लेके और बिस्तरों का कपड़ा, रजाइयों का कपड़े लेके उसमें से कपड़े बना दें, तो कोई अगर किसी के घर चला जाए और वहां पे बिस्तर रजाइयां जो है वो उस तरह की मिल जाए तो बंदा इतने पैसे भी खर्च करे, बेइज्जती हो जाती है। बस वो ये है कि वो डिजाइनर ने अपनी शायद क्रिएटिविटी दिखानी है। इवन कुशन्स जो हम अपने सोफों पे रखते हैं, कुशन्स जो रखते हैं, उस कपड़े के भी जो है वो डिजाइन्स बना देती हैं, फ्रॉक्स बन रही हैं या शॉर्ट कुर्तीज वगैरह जो है वो डिजाइन हो जाते हैं, तो ये तो गलत है। अच्छा, मैंने वैसे मेरी नजर से तो नहीं गुजरा तो, लेकिन ये है कि वो अपनी शायद क्रिएटिविटी दिखाना चाह रहे होंगे इसमें। क्या बात है, क्या बात है, ये सही है ना, आपकी मैचिंग हो गई, आप जिस सोफे पे बैठे हैं सूट भी वैसा ही है, कुशन्स भी वैसे ही है ना, ये सही है। अच्छा प्रिया, ये बताइएगा कि आप इस वक्त में, जैसे आप बता रही हैं कि हम जो है वो बात कर रहे थे कि भाई कुछ इस तरह के कपड़े के भी डिज़ाइन जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, कुछ डिज़ाइनर इस पे भी काम कर रहे हैं जो बहुत ही अजीब सा जो इम्पैक्ट पड़ता है, तो आप जो फैब्रिक लेती हैं उस फैब्रिक में सबसे पहले आपकी क्या डिमांड होती है कि किस तरह के फैब्रिक पे इस टाइम काम कर रही हैं आप? मैं अभी तो क्योंकि गर्मियों का सीजन है तो ऑब्वियसली लॉन के ऊपर काम कर रहे हैं, और आजकल एक कॉटन सिल्क के नाम से एक फैब्रिक बड़ा आजकल फेमस हुआ है, ठीक है, उस पे भी काम कर रहे हैं क्योंकि इट्स वेरी मजे का फैब्रिक है। जी बिल्कुल, इट्स वेरी कंफर्टेबल, और इतनी गर्मी है और आप कुछ चाहते हैं कि जी आप मतलब थोड़े कंफर्टेबल भी रहें लेकिन थोड़ा फॉर्मल लुक भी होनी चाहिए उसमें, तो कॉटन सिल्क इज द वेरी आइडियल फैब्रिक फॉर दोज पीपल जो कि इस तरह की चीज देख रहे हैं। अब जैसे आपने बताया कि आपके जो प्राइजेस हैं वो 5800 से जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं, ये आप पहले बता चुकी हैं। जी जी। तो आप ये मतलब ये तो खास एक किस्म की जो एक जेंट्री आप उसके लिए काम कर रही हैं, तो जो एक आम बंदा है जो 2000 का, 1500 का, कोई 1800 का, इस तरह भी तो डिजाइनर्स ने जो है वो निकाले हैं, तो आप एक आम कैजुअल या स्टूडेंट्स के लिए जो है वो आपने इसमें स्टार्ट क्यों नहीं किया अभी तक? उसमें यही है कि फिर उसमें आपको ना बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, मतलब उसकी स्टिचिंग में और उसकी मेकिंग में, उसके फैब्रिक में। बहुत बड़े बड़े डिजाइनर्स और इस वक्त जो है वो अवेलेबिलिटी है इसमें जो है वो काफी जगहों पर, कि जहां पर जो है वो आप इस रेंज में जो है वो बड़े डिजाइनर्स के खरीद सकते हैं, कुर्ते भी ले सकते हैं, शर्ट्स भी ले सकते हैं,
तो क्या उनको वो यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं होते, वो जो ये इतना बनाते हैं? क्योंकि डिजाइनर्स के पास तो जाहिर है कि लॉट में ही सारी चीजें आती हैं एकदम, बहुत सारी, आपको जो है वो एक कपड़ा आप लेते हैं, उसमें से जो है वो आपको बनाना होता है। अच्छा, नहीं, मेरा जो है इट्स वेरी कस्टमाइज। मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैं इसमें कस्टमाइज ऑर्डर लेती हूँ कि अगर आपको कोई और डिजाइन पसंद है तो उसका इट इज अ रेडी टू वेयर, लेकिन उसमें हम उनको सर्विसेज ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप अपना कोई मिक्स एंड मैच कर लें। तो इस वजह से हम उस तरह नहीं वो डिजाइन बना रहे कि जी हमको पहले से कपड़ा बना के रख लें। इट इज अ रेडी टू वेयर, but at the same time we are providing you customized solution as well। बिल्कुल ठीक है। इसमें आप कलर चेंज कर सकते हैं, थीम चेंज कर सकते हैं, whatever जो आप पसंद करते हैं वो आपको बता सकते हैं, आप उनको वही चीज बना के जो है वो दे सकती हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस टाइम में जहां आप समर कलेक्शन की बात करते हैं, तो समर कलेक्शन में तो लाइट कलर्स पे ज्यादा फोकस्ड होता है, आपका जो फोकस किस चीज पे है? लाइट मैंने आपको भी बताया ना, हम तो अपनी थीम के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। तो हाँ, तो जो मेरी अभी जिंदगी के रंग थीम है उसमें भी जो कलर हैं। तो समर की कोई थीम आपने इंट्रोड्यूस नहीं करवाई? समर की मैंने आपको बताई ना, जिंदगी के रंग मैंने वो डार्क में है, वो मिक्स कलर है, इट्स वेरी फ्लोरल। ठीक है। और उसमें मतलब पर्पल है, ब्लू है, पिंक है, उसको व्हाइट के साथ ब्लेंड किया हुआ है, फिर उसमें ग्रीन है, ऑरेंज है। तो मतलब यही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ ना कि आपने डार्क को लाइट के साथ, लाइटर के साथ मैच करके एक डिफरेंट इम्पैक्ट दिया है। जी बिल्कुल, ये खूबसूरती है ड्रेसेस की। हाँ जी, हाँ जी, सही, बिल्कुल ठीक है। जैसे अभी आपने ये वेयर की है, आपका अपना ड्रेस है? हाँ जी, ये मेरा अपना, ये हमारी ईद कलेक्शन में से है। अच्छा। और ईद कलेक्शन पे हमने जो बात की थी उसमें यही था कि मेरी, क्योंकि आपने पर्पल की बात की ना, तो मेरा फोकस हुआ कि मुझे लगता है कि आपने ये खुद जो है वो डिजाइन किया है। हाँ जी, ये मैंने खुद ही डिजाइन किया हुआ है। और दूसरा ये कि हमारी ये कलेक्शन है जो कि मेरी एक और फ्रेंड है, वो भी एक कैंसर सर्वाइवर है, उनके साथ मिलके, उनके साथ एक प्रॉपर एक हमने उसको डॉक्यूमेंट की थी एक चीज को, उसको हमने मतलब इंटरव्यू भी बनाया था उसका। तो उसमें यही था कि वो ईद पे उनको बहुत स्ट्रगल हुई थी तैयार होने में, तो उनके हस्बैंड ने उनको पहले हेल्प आउट किया, फिर मेरी उनसे बात हुई, फिर मैंने अपनी तस्वीर अपलोड की। तो मतलब वो इस ईद पे फिर हमने कहा लेट्स गिव हम उनको मैसेज दें जो कैंसर से डील कर रहे हैं या इस डिफिकल्ट टाइम से डील कर रहे हैं। आपको तो पता है आजकल कोविड भी है, तो लोगों के लिए मुश्किलात तो थी ईद के ऊपर। तो उनके लिए एक मैसेज था कि जो भी मुश्किल है उसमें से आप निकलें, गेट अप एंड ड्रेस अप। तो उससे इंस्पायर होके फिर हमने ये कलेक्शन बनाई। असल में आपने ये थीम, इस डार्क पे काम करना, जिंदगी के रंग की बात करना, आपने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि आप खुद कैंसर सर्वाइवर रही हैं। आपको पता है कि आप इस वक्त में उस जगह पर खड़ी हैं जहां आप एक मुश्किल दौर से गुजर कर आई हैं। तो आप रंगों की बात इसीलिए करती हैं कि जिंदगी के रंग हैं, जिंदगी रंगीन है, जिंदगी रंगों से भरी पड़ी। अपने आप को जो है वो सैडनेस की तरफ जो है वो मत लेके जाएं, बल्कि कलरफुल लाइफ जो है वो जिएं। इसलिए आपने जो उस थीम को इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा, अब हम इस पर भी बात कर लेते हैं कि आपने खुद अपने आप को इस कैंसर में फील किया, अपनी जात को फील किया। अब आप उन लोगों के लिए काम कर रही हैं जो कैंसर पेशेंट हैं। इसमें आप किस तरह से ये जॉइंट हैंड्स हैं, कहाँ किस तरीके से ये सेटअप चल रहा है, इस हवाले से जरा हमें बताइएगा। अच्छा, इसमें ये है कि मैं फेसबुक पे एक अपना मेरे नाम से पेज है, फरिया फैसल के नाम से वो है, और मेरा इंस्टाग्राम है। उसमें मैं एक टॉपिक के ऊपर बात करती हूँ जिसमें कैंसर सर्वाइवर हैं या आप कैंसर पेशेंट हैं कि उन्होंने किस तरह से अपने आप को चीज़ों को लेके चलना है। प्लस इसके अलावा देयर लॉट ऑफ पीपल जो कि मेरी वीडियो देखते हैं या मुझे जो जानते हैं, वो किसी ना किसी बंदे को मेरे पास रेफर कर देते हैं। तो जो भी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है तो मैं उनके साथ उनकी सपोर्ट बनती हूँ। तो आप एज अ मोटिवेशनल स्पीकर भी काम कर रही हैं? जी बिल्कुल, मैं इन्फ्लुएंशियल स्पीकर जो हूँ वो भी हूँ, मतलब लोग जिससे लोग मतलब ऑब्वियसली उनको हेल्प आउट करे और वो अपने आप को बेहतर तरीके से अपने ट्रीटमेंट के साथ वो उनको अपने आप को अकेला ना समझे। मतलब जैसे जब मैं थी तो मेरे सामने कोई भी एक एग्जांपल नहीं थी कि जिसको मैं देख के कहूँ कि हाँ जी अच्छा, ये मुझे तो यही पता था कि ये एक बीमारी होती है और उसके बाद ना बस आप मर जाते हैं। तो उसके बाद जो आप जो उससे सरवाइव करते हैं उसके बाद क्या कहानी होती है वो हमें कोई भी नहीं बताता। सही। तो ये भी एक इम्पैक्ट उन पे डालने के लिए या उनको बताने के लिए कि जी इसके बाद भी बहुत अच्छी लाइफ है। हाँ, साइड इफेक्ट्स होंगे, बहुत सारी मुश्किलात फिर भी हो सकता है उसके बाद हो, उससे रिलेटेड बहुत होता है, फिर आपकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है, बट स्टिल फिर भी आप एक अच्छी और भरपूर जिंदगी गुजार सकते हैं अगर आप चाहें तो। जी बिल्कुल, अगर आप चाहें तो। दिस इज माई मेन पर्पस। फिर उसके साथ फिर ये था कि इस तरह करते करते इसी तरह मैं जब मैं इस चीज सारा डील कर रही थी, इमोशनली मुझे प्रेशर था, फिर साइड इफेक्ट्स थे, तो मैं एक कोर्स पे चली गई।
और दैट कोर्स इज हैप्पीनेस प्रोग्राम, शनाज मनीला ने उसको कंडक्ट करवाया था। ठीक है। और फिर उसके बाद वो कहते थे जी आप माइंड से बड़ी चीजें कंट्रोल करते हैं। पहले तो समझ नहीं आती थी माइंड से चीजें कंट्रोल कैसे होती हैं कि मतलब बात करते। फिर मैंने उसके ऊपर सोचना शुरू किया, मैंने कहा अच्छा चलो मैं अपने साइड इफेक्ट के ऊपर देखती हूँ कि अच्छा ये कैसे कंट्रोल होता है। ठीक है। तो वो एक्चुअली मैंने वो इट्स लाइक अ मैजिक कि वो सबसाइड होना शुरू हो गए कि मतलब आई जस्ट फोकस व्हेनेवर आई मेडिटेट, उसमें मेडिटेशन कराते हैं, योगा कराते हैं, फिर नॉलेज पॉइंट्स होते हैं। तो वो जब मैंने अपनी लाइफ में वो अप्लाई करने शुरू किए, जो मैंने ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी शुरू की, तो इट्स लाइक अ मिरेकल। तो मेरे हस्बैंड ही इज नॉट इनटू दीज थिंग्स, लेकिन फिर भी जब उन्होंने देखा कि ये तो बड़ी बेहतर हो रही है, इससे वर्किंग है, हाँ ये तो फिर तो उन्होंने मुझे कभी भी नहीं रोका। तो अब मैं जर्नी टू जॉय के नाम से ये चल रहा है, तो मैं उसमें वॉलंटियर करती हूँ, लोगों को इस कोर्स पे लेके आती हूँ। ये उसमें जरूरी नहीं है कि आप कैंसर। इसमें आप क्या करवाती हैं? उसमें बेसिकली एक ब्रीदिंग प्रैक्टिस होती है और इसके अलावा ये है कि योगा होता है और उसमें वो एक ऐसी चीज है कि वो जब आप एक्सपीरियंस करेंगे ना तो तब आपको ज्यादा बेहतर पता चलेगा। बट इट्स ऑल अबाउट माइंड। मैं खुद माहिर नफ्सियात हूं, मैं इस चीज को समझ सकती हूँ। मुझे पता है कि आप जो ब्रीथिंग प्रैक्टिस कह रही हैं, आप जो योगा की बात कर रही हैं, ये इंसान को कितना रिलैक्स करता है। अंदर से आपका माइंड जब तक रिलैक्स नहीं होगा, आपकी बॉडी, आपकी तकलीफ जो है वो कभी आपको हल्की फुल्की महसूस नहीं होगी। अच्छा, ये सारी गेम जो है ना वो माइंड की है। अच्छा, ये इसमें वही है कि आपकी एनर्जी जो है वो उसके ऊपर हम काम करते हैं, उस पे काम करते हैं। कि उसके बाद फिर आप खुद अपने लिए टेक होम प्रैक्टिस होती है, वो आप घर में जब करते हैं तो फिर आपकी बहुत सारी चीजें जो हैं वो मतलब क्लिंज होती हैं। फिर आप पास्ट ट्रॉमाज होते हैं आपकी लाइफ में, जैसे अगर मैंने ये कोर्स ना किया होता तो शायद मैं अभी तक अपनी वो मेरी चीजें हील ही ना हुई होती, मैं अपनी वो मिजरी और उन चीजों को लेकर बैठी होती। सही। लेकिन ये है कि उनसे निकलना, फिर मतलब डेथ हो जाती है किसी की आपकी बहुत प्यारे की, उससे आप निकल सकते हैं। फिर इसके बाद आपको लगता है कि दुनिया के हर मसले से आपको जितनी मर्जी बड़ी तकलीफ है, हीलिंग प्रोसेस दुनिया का बेहतरीन और बड़ा प्रोसेस है। हम इसे हाइपोथेरेपी में भी इस्तेमाल करते हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट ही कर सकते हैं, अदरवाइज आम आदमी नहीं कर सकता। इसके लिए एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। इसमें आपको मुख्तलिफ जो ब्रीथिंग प्रोसेस है, इसमें आपके और जो चीज़ें वो सारी चीज़ें जो है वो इसमें काउंट होती हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप जब अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं, जब आप अपना पहला स्टेप लेते हैं, माइंड से ये चीज़ सेट करते हैं ना कि मैंने खुद को ठीक करना है या मैंने इस अपने जो दुख है, तकलीफ है, इससे लड़ना है, बाहर निकलना है, तो देन ही आप कामयाबी की तरफ जो है वो जाते हैं। और फिर प्रोसेस तो स्टार्ट हो जाते हैं। जाहिर है आपके पास अगर अच्छे, आजकल क्या है कि हम इन चीजों को समझते नहीं है। फ्रिया, आपने इन चीजों को समझा है, आप खुद इनके अंदर रही हैं, आपने इनको अप्लाई किया अपनी सेल्फ पे, आपको इससे कितना फायदा हुआ ये बताएं। देखिए, मैंने आपको वही बताया कि मेरी तो अपनी जितनी मेरे वो साइड इफेक्ट थे वो इससे दूर हुए। फिर आपको हमेशा आप अपनी लाइफ को ना पोस्टपोन कर रहे होते हैं। ये अच्छा चीज होगा, अच्छा मैं ये अचीव करूंगी तो मैं इतनी खुश हो जाऊंगी, मैं ये करूंगी तो ऐसे खुश हो जाऊंगी। तो हैप्पीनेस तो जो है वो आपकी चॉइस है कि अगर आप अभी प्रेजेंट में खुश रहना चाहते हैं तो आप किसी एनी गिवन सिचुएशन में खुश रह सकते हैं। एग्जैक्टली रह सकते हैं। मतलब हम पोस्टपोन कर ही जाते हैं, नहीं ये चीज अच्छी होगी, हम चीजों से कन्फाइन कर दें। खुश रहना तो आपकी चॉइस है, आप अभी खुश हो जाएं, आप खुश हों और अपनी चीजें करते जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये खुशी जो है वो आपके अंदर है, इसे आपने बाहर किसी चीजों में तलाश नहीं कर सकते। छोटी छोटी चीजों से कुछ लोगों को खुशी मिल जाती है, छोटी छोटी बातों से लोगों को खुशी मिल जाती है। लेकिन फ्रिया, आप भी जानती हैं, आप इस चीज से गुजरी हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ, माहिर नफ्सियात हूँ, मैं इस चीज को जो है वो ऑथेंटिकली आपके सामने जो है वो बता रही हूँ कि जब आप ये अपने दिल से, दिमाग से तहैया कर लेते हैं कि मैंने अपने आप को बदलना है और अपने प्रॉब्लम से लड़ना है, इसको फेस करना है, इसके साथ ही मैंने जो है वो सर्वाइव करना है, तो तभी आप जिंदगी की असल खूबसूरती की तरफ वापस लौटते हैं। खुश होने के लिए क्या है? सिर्फ एक अच्छी सोच, एक अच्छा पॉइंट। बिल्कुल, मैं आप टेक अ डीप ब्रीथ डेली 5 टाइम इन अ डे। मैं हमेशा से, मेरी प्रिस्क्रिप्शन में ये चीज जो है वो शामिल होती है। और हर जो है वो हमारे नफ्सियात ये जरूर लिखता है कि डीप ब्रीथिंग जो है ना वो आप लाजमी किया करें। सुकून महसूस करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आप एक बंद कमरे में बैठे हैं और वहां पर ऐसा करना शुरू कर दें। एक खुले एनवायरनमेंट में जाएं, दिन के वक्त, जहां पे ग्रीनरी है, जहां पे आप फील फ्री महसूस करते हैं, या अपने घर के बाहर कोई छोटा सा टेरेस या कोई ऐसा सा जो है वो आप डिजाइन करें जहां पौधे हों, जहां आपकी पसंद के फ्लावर्स हों।
ये आपके घर का एक हिस्सा होना चाहिए जहां आप थोड़ा सा सुकून महसूस कर सकें। हमारे आजकल हम जिस तरह के कंजस्टेड माहौल में रहते हैं वहां पे डिप्रेशन बढ़ता है। हमें अपने आप को खुले माहौल में भी लाने की कोशिश करनी चाहिए। आपने ये कोशिश किस तरह की, आपको किस तरह का माहौल मिला, आपने अपने आप को जो है वो इन रंगों के साथ जो है वो किस तरह खेली आप? इसमें यही है कि देखिए जो माइंड की जो चीज़ें होती है ना, हमारी सोसाइटी, हमारा अलमिया ये है कि हम जो डिप्रेशन है ना, हम कहते हैं कि कोई नहीं ऐसी कोई बात है, लेकिन लोगों को बहुत सीवियर डिप्रेशन होते हैं बहुत। और माइंड जो है वो उसी को ही आपने कंट्रोल करना है। बेसिकली गेम सारी माइंड की है। माइंड कंट्रोल हो गया तो सब चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं। और हम जो है अपनी मेंटल हेल्थ जो है उसको हमेशा इम्पोर्टेंस ही नहीं देते, हालांकि मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट। क्योंकि आपका वही होता है ना, आपके माइंड में आपने किसी ने आपको कोई अल्फाज कह दिया, क्योंकि हम सारे इंसान हैं, हमें कोई ना कोई तकलीफ भी पहुंचाएगा, कोई हमारे लिए अच्छा भी सोचेगा, कोई हमारे लिए बुरा भी सोचेगा, कोई हमारे साथ अच्छा करेगा, कोई हमारे साथ बुरा करेगा। तो वो चीजें सारी हम क्या करते हैं, अपने माइंड में स्टोर करते हैं। और ये ट्रू है कि देयर इज नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ, बिकॉज कि हम यहाँ इस वक्त जब अपने आप की बात करते हैं, अपनी पर्सनालिटी की बात करते हैं, तो हम अपने सबकॉन्शियस से निकल के कॉन्शियस में आ जाते हैं। हम कॉन्शियसनेस में है इस वक्त हम बात कर रहे हैं, हमें पता है हम क्या बात कर रहे हैं। बहुत सारी बातें जो हम करते हैं हमें बाद में थोड़ी देर बाद याद भी नहीं रहती, लेकिन सबकॉन्शियस में जो बैठा हुआ है वो आपके साथ साथ चलता रहेगा। ये चीजें जो है वो आपको समझनी पड़ेंगी आज के दौर से लड़ने के लिए और डिप्रेशन से निकलने के लिए। आपको जिंदगी में वापस लाने के लिए खुद को थोड़ी सी तब्दीली की तरफ लाना पड़ेगा, और ये तब्दीली अच्छी होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। अच्छे लोगों से मिलें, जिन लोगों से मिलके आपको खुशी होती है, आप खुशी महसूस करते हैं। कम्युनिटी में आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जो भी हैं जिनसे आपको, और उन लोगों को अवॉइड करें। डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, एंजाइटी में उन लोगों को अवॉइड करें जो लोग आपको तकलीफ देते हैं, अजियत देते हैं। ये मजीद इस चीज को बढ़ा देती है। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को यही कहती हूँ कि प्लीज आप उन लोगों से अवॉइड किया करें जो लोग आपको तकलीफ देते हैं, या फिर आप उनकी बात को सुनी अनसुनी कर दिया करें अगर बहुत ही मजबूरी है उनको बर्दाश्त करना। तो इसी वक्त आप सरवाइव कर सकते हैं, अदरवाइज तो दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं होता। समटाइम्स लोगों के लिए मुश्किल होता है कि वो उसको अवॉइड कर दें, तो लेकिन वही है कि आप उनसे इंटरेक्शन कम करें। आजकल जितने भी प्रॉब्लम्स है ना वो रवैयों से हैं, और जिंदगी में दुनिया भर में जितने भी प्रॉब्लम्स हुए वो रवैयों की वजह से हुए। बड़े बड़े रिश्ते, बड़े बड़े सालों के रिश्ते टूट गए रवैया अच्छा ना होने की वजह से, इखलाक अच्छा ना होने की वजह से। मियाँ बीवी का रिश्ता, बहन भाइयों के रिश्ते, माँ बाप का एक ताल्लुक बच्चों के साथ, ये सब रिश्ते जो है वो तब तक कायम है जब तक आपकी जुबान में मिठास है और आप पॉजिटिविटी की तरफ है। जैसे ही कुछ नेगेटिव आपके जहन में चलना स्टार्ट होता है वैसे ही आपके रिश्ते टूटना शुरू हो जाते हैं। और आप, जैसे आपके शौहर ने आपका साथ दिया जब आप कैंसर से लड़ रही थी, जब आप एक कैंसर पेशेंट थी, अगर वो चाहते उस वक्त में आपको छोड़ देते तो आप जितनी मर्जी जो है वो जो मर्जी ट्रीटमेंट ले लेती, आप कभी जो है वो वापस अपनी लाइफ में नहीं आ सकती थी। लेकिन उन्होंने आपका साथ दिया। आज हमें जरूरत है ऐसे दोस्तों की, ऐसे रिश्तों की जो हमारी मजबूरी, तकलीफ, परेशानी में हमारा सहारा बने, ना कि और हमें अजियत दें और हमें जो है वो तकलीफ पहुंचाए। इसलिए कहते हैं कि लाइफ पार्टनर हो या आपके वो रिश्ते जो खून के रिश्ते हैं, ये वो रिश्ते हैं जिनको कायम अल्लाह ताला रखता है और आप रखते हैं। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी ही आपकी जिंदगी का हिस्सा है। फरियाद, आपने इसको फील किया है, आपने इसको जो है हील किया है, आपने इन सब चीजों को देखा है। आज आप एक फैशन डिजाइनर हैं, आप इस पे काम करती हैं, लेकिन आपके जहन में वो चीजें जो चल रही हैं, जब आप अपने कपड़ों पे उस कैनवस को निकालती हैं तो अभी आने वाली जो आपकी नई, मैं कहूंगी कि थीम है, जैसे आपने ये रंग इंट्रोड्यूस करवा दिए, जिंदगी के रंग, अब नेक्स्ट किस थीम पे काम करना चाहती हैं? नेक्स्ट थीम जो है, अभी तो खैर ईद आ रही है तो हम ईद कलेक्शन के ऊपर काम करेंगे। बकरा ईद? हाँ जी, बड़ी ईद के ऊपर। तो इस पे क्या बकरे बना देंगे कमीजों पे? नहीं, बकरे तो नहीं बनाएंगे। तो लेकिन उस पे ये है कि उसमें भी हम प्लेन कलर के साथ प्ले करेंगे। और वैसे मैंने आइडिया आपको अच्छा दे दिया है। हाँ, पे बकरे बन गए ना तो आप यकीन करें हाथों हाथ बिकेंगे आपकी जो है वो डिजाइन जो है वो लेटेस्ट। आप पहली डिजाइनर होंगे जिसने जो है वो शर्ट्स पे बकरे बना दिए हैं। देखिए डिजाइनर्स कुछ भी कर सकते हैं यार, लेटेस्ट करें ना कुछ। हाँ, लेकिन रहना हमने इसी मार्केट में है तो फिर उसको मार्केट का हमने ध्यान रखते हुए डिजाइनिंग करनी है। अभी तो आप देखिए, अलिफ बे तो कपड़ों पे लिखी आ गई है, ABC तो कपड़ों पे लिखी हुई आ गई है, जहाँ 1 2 तो कपड़ों पे लिखी आ गई है। अब सिर्फ ये बकरे रह गए हैं और भैंसें गायें रह गई हैं, वो भी बन जाएंगे।
12 सिंगे बने हुए होंगे, बड़े बड़े जिराफे, सारा जू जो है वो कपड़ों के ऊपर बना हुआ होगा। ऐसा भी मैंने देखा, ऐसे भी डिजाइनर्स के जो मैंने काम देखे कि जिन्होंने जू का मंजर दिया, जिन्होंने जो है वो हिस्टोरिकल प्लेसेस के मंजर दिए, और वो बड़े शौक से लोगों ने उसको खरीदा पहना। जो है वो हर शहर का कल्चर जो है वो कपड़ों में मिला। लेकिन एक चीज मेरी आपसे गुजारिश है तमाम डिजाइनर से कि कुछ भी अरेबिक, कोई भी ऐसी आयत या कोई भी ऐसी चीज जो है वो कपड़ों पे प्रिंट मत करवाएं। हाँ, कुछ भी ऐसी चीज जो है वो मत लेकर आए कि जिससे बेअदबी का कोई पहलू सामने आए। ये काम मत करें। ऐसा भी क्योंकि मैंने देखा है, इस वजह से मैं जो है वो अपने प्रोग्राम के थ्रू हमेशा बेस्ट मैसेज जो है वो देना चाहती हूँ। तो ये मैसेज मेरा तमाम लोगों के लिए है, डिजाइनर्स के लिए है कि ऐसी कोई चीज ना करें। बाकी फूल, दरख्त, पौधे, परिंदे, जो मर्जी आप कपड़ों पे ले आए, हमें कोई एतराज नहीं है। और जो लोग इसके लवर्स हैं, नेचर लवर हैं, उनके लिए तो ये कपड़े बहुत बहुत कीमती हो जाएंगे। तो बकरा ईद की कलेक्शन किस तरह की आ रही है जनाब? बकरा ईद की कलेक्शन में क्या है? उसमें वही हम कॉटन सिल्क के ऊपर हम उसमें काम करेंगे, थोड़ा सा जरा फॉर्मल होगा और उसमें लेसेस होंगी और इस तरह से। अभी वो कलेक्शन बन रही है, बहुत ज्यादा हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते। अच्छा, तो वो भी नेक्स्ट 2 वीक्स में जो है वो मार्केट में आ जाएगी। ठीक है। तो वो फिर आपको हमारे डिजाइन आप खुद करती हैं? हाँ जी, मैं खुद करती हूँ और मेरे साथ एक मेरे स्टाफ भी है जो मेरे साथ ये काम करते हैं, मतलब डिजाइनर ही हैं। ठीक है। तो हम मिलके जो है वो डिजाइनिंग करते हैं और फिर उसके बाद उसकी फैब्रिक सोर्सिंग होती है। किस तरह के कपड़े पसंद हैं? मुझे आजकल तो ज्यादा प्लेन सॉलिड कलर पसंद है और मैं ज्यादा थोड़े वाइब्रेंट कलर पहनना पसंद करती हूँ। मैं लाइट कलर नहीं पहनती, लेकिन लाइट में मुझे व्हाइट कलर बहुत पसंद है। व्हाइट कलर पसंद है, तो इस तरह से बस ये। ठीक है। आप क्या समझती हैं कि व्हाइट कलर जो है वो एक ऐसा कलर है जो तमाम खवातीन को सूट कर जाता है? हाँ जी, व्हाइट एंड ब्लैक दोनों, व्हाइट एंड ब्लैक सबको सूट कर जाता है। और मुझे लगता है एक जो कलर गोल्डन और स्किन सा होता है ना, वो भी हर स्किन टाइप पे और हर बंदे के ऊपर सूट कर जाता है। मस्टर्ड कलर की बात करें, मस्टर्ड कलर, हाँ। सही, बिल्कुल ठीक है। तो आप अभी फिलहाल जो है वो मस्टर्ड, अच्छा हर ईद पे ना कुछ नया कलर का ट्रेंड होता है कि कभी ब्लू थीम आ जाती है, कभी व्हाइट आ जाती है, कभी पिंक आ जाती है। इस वक्त क्या थीम चल रही है आप ये बकरा ईद के लिए जो काम कर रहे हैं? मैं तो अपने उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकती हूँ। तो अभी मतलब पेस्टल कलर्स भी इन है, मतलब वो अपनी चॉइस है ना कि आप कैसा कलर बनाना चाह रहे हैं। अभी आई विल नॉट लुक फॉर कि बाकी क्या काम कर रहे हैं, मुझे अपने उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना होता है। तो मैं अपने उसके हिसाब से फिर कलर निकालती हूँ। लेकिन आई डू लुक कि जो कलर अच्छा लगे, मतलब आंखों को अच्छा लग रहा है, तो उसको मैं प्रेफर लाजमी करती हूँ। अच्छा, तो मतलब ये ना हो कि वो कलर इतना अच्छा ना हो और आप उसको बना दें। वैसे भी इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है ना, बिल्कुल, हाँ, लाइट हो और मतलब कोई ऐसा कलर ना हो जो कि आपको मतलब वार्मथ दे, मतलब गर्मी का एहसास और दिलाए। सही। तो मतलब इस तरह के कलर फिर होने चाहिए। तो कॉटन सिल्क की जो आप बात करी है, इसमें कौन कौन से कलर जरा अच्छे लगते हैं? इसमें लाइट भी कलर अच्छे लगते हैं, डार्क भी अच्छे लगते हैं। जैसे शॉकिंग पिंक बहुत अच्छा लगता है, फिरोजी बहुत, आजकल फिरोजी कलर बहुत इन है। जो आपने से कलर की बात कर रही थी ना, एकदम से फिरोजी बहुत ज्यादा इन होना शुरू हो गया है। और 2 टोन्स कलर बहुत हो गए हैं कि मतलब पिंक है तो उसी की मोनोटोन्स जिनको बोलते हैं, पिंक है तो उसकी थोड़ी लाइट टोन पिंक की, लाइट एंड डार्क में चले जाते हैं। लेकिन मेरा आजकल जो फेवरेट चल रहा है वो ब्लू कलर चल रहा है, इंक ब्लू। ठीक है, इंक ब्लू भी आजकल काफी इन है। ठीक है, मतलब हमारा बैकग्राउंड भी ब्लू है, ये आपका फेवरेट कलर है। सही है, बिल्कुल सही है। ब्लू जो है वो ऑल टाइम फेवरेट है। अच्छा, एक आजकल वो लाइट नियॉन ग्रीन कलर सा है, नियॉन सा कलर, वो भी बहुत मस्त है। वो भी बहुत मजे का कलर है। मैं हमेशा कलर्स को मस्त बोल देती हूँ ना, तो मुझे मैं हमेशा जो वो मजे का, कपड़ों को ये बड़े मजे का है और ये बड़ा मस्त कलर है। तो ये जो है वो मेरी 2 चीजें बहुत ऑन रहती हैं। मैं अक्सर घर पे भी बात कर रही हूँ तो मेरी मम्मा कहेंगी कि ये मस्त कलर क्या होता है, ये मस्त क्या होता है और ये मजे का क्या होता है। वो कोई खाना है जो उसको मजे का बना रहे, लेकिन मजे का लाइक आप जितने खुशी से अच्छा खाना खा रहे होते हो ना, उससे ज्यादा खुशी से अच्छा कपड़ा पहन रहे होते हो। बिल्कुल बिल्कुल। आपको सबसे ज्यादा खुशी आपका जो है वो इतने किलो खून बढ़ जाता है जब आप अच्छा ड्रेस पहन के जो बाहर जाए और कोई आपकी तारीफ कर दे। वो अच्छा खाना खाने पे आपको उतनी खुशी नहीं होती जितना अच्छा कपड़ा पहनने पे होती है। सही बात है, ये तो बड़ी एक इनर सेटिस्फेक्शन होती है। और खवातीन जो है, मतलब मेरे इर्द गिर्द तो जितने लोग हैं उनको तो बहुत कपड़े सबको ही बनाने का बहुत शौक है। खवातीन के पास तो जितने कपड़े होंगे अलमारी खोल के देख लो, कहेंगे हमारे पास कपड़े ही नहीं है। सही बात है। उनके पास कपड़े ही नहीं होते हैं। हाँ। तो हम मतलब डेली हमें जो है वो अपना ड्रेस देखना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। हमें पता होता है कि अब ये पहनना है, पूरे हफ्ते का जो है वो लॉट सेट हुआ होता है कि अब ये पहनना है, ये पहनना है, ये पहनना है। तो
लेकिन फिर भी जाहिरी बात है आप उसमें कलर्स भी देखने होते हैं, थीम्स भी देखनी होती हैं, क्या पहनेंगे आप। तो ये चीजें बहुत आजकल इस पे खवातीन ने बड़ा जो है वो महाज संभाला हुआ है। आजकल खवातीन बड़ी तगड़ी हुई हुई है इस चक्कर में कि भाई अब दुपट्टा जो है ना, जिस तरह से मैं आपको दुपट्टों की बात कर रही थी, दुपट्टे इस वक्त जो है वो लाइट वेटेड बहुत ज्यादा इन है। तो आप जो है वो किस तरह के दुपट्टे पे इस टाइम काम कर रही हैं या 2 पीस पे ही काम चल रहा है? नहीं, मैं ऑर्गेन्जा पे बनाती हूँ दुपट्टे ज्यादा, और शिफॉन। मैं अच्छा। 2 मीडियम में काम कर रही हूँ, मैं नेट में नहीं काम करती, स्पेशली फॉर द कैजुअल वेयर। अच्छा, नेट पे आप क्यों नहीं काम करती? नेट का क्या कोई प्रॉब्लम? नेट का दुपट्टा मैं फॉर्मल में उसको अप्लाई कर लेती हूँ, लेकिन नॉट फॉर द इस तरह वाली जो लॉन वाली कलेक्शन होती है। ठीक है, अक्सर कोई मतलब पर्टिकुलर रीजन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है मैंने देखा है कि वो शिफॉन का दुपट्टा तो उसके साथ अच्छा लगता है ये लॉन के साथ, लेकिन वो नेट का दुपट्टा भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, करते हैं, लेकिन मैं क्योंकि मेरे जो दुपट्टे होते हैं वो थोड़े मल्टी कलर होते हैं, थोड़ा उनमें जैसे टाई एंड डाई का इफेक्ट होगा या मल्टी कलर, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा दुपट्टे तो बनते नहीं है, 2 या 3 दुपट्टे हम निकालते हैं, तो वो फिर या तो ऑर्गेन्जा पे ज्यादा अच्छी उसकी लुक आती है। नहीं पहनती? नहीं पहनते हैं, अब वही बात है ना, अपनी चॉइस, अगर आपने पहनना है तो फिर आपको हम ऑफर बना देते हैं, लेकिन आजकल टाई एंड डाई बहुत इन है, तो टाई एंड डाई जो है वो नेट के ऊपर उसकी उतनी ज्यादा वो एनहांस नहीं होता जितना ज्यादा वो ऑर्गेन्जा और। अच्छा, आप हर उम्र की खवातीन के लिए जो है वो डिजाइन कर रही हैं या बस स्पेसिफिक कोई? नहीं, हमारी जो वो है जो जिसको हम टारगेट कर रहे हैं वो 12 ईयर्स से लेके मतलब जो आपकी लास्ट एज है वहां तक, मतलब सारी एज को हम कहते हैं। 70 प्लस आंटियों के लिए भी? हाँ, बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ, तो 70 प्लस आंटियां जो होती हैं वो बस ज्यादा उनके प्लेन होते हैं, हाँ नानियां दादियां होती हैं, प्लस वो ज्यादा मतलब प्लेन, उनको एक ही तरह का मतलब ड्रेस चाहिए होता है, ये नहीं कि उसमें बहुत ज्यादा चीजें लगा दें, तो उनका ज्यादा जो ड्रेस में काम होता है वो ज्यादा स्टिचिंग से रिलेटेड ही होता है। अच्छा, मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं वो नानियां दादियां, क्यूट सी, जो बड़े शार्प कलर पहन के बड़ी तैयार श्यार रहती हैं। मैं हमेशा जो अपने घर वालों को कहती हूँ कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी ना, मैं तब भी बड़े शार्प कलर जो है वो पहनूंगी, और जो मैं नानी दादी जब बनूंगी तो मैं भी ऐसी जो है वो लगूंगी। मुझे मतलब आपको अच्छा लगता है जब कोई बूढ़ी पर्सनैलिटी इंतहाई खूबसूरत और यंग जो है वो लुक में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, जैसे ऐसा फॉरेनर्स में जो है वो देखने को मिलता है। पाकिस्तानी जो हमारी दादियां नानियां हैं वो एंड तक जो है वो सर से दुपट्टा नहीं उतरता उनका। हाँ, ये तो है, वो अपने आप को बड़ा माशाल्लाह कवर्ड और ये सारा कुछ इसका बड़ा ख्याल रखती हैं, लेकिन उसमें भी अपनी एक ग्रेस होती है। मुझे तो बड़ा वो अच्छा लगता है, मजेदार लगता है। आप क्या समझती हैं ऐसी खवातीन के लिए आप कौन से कलर्स जो है वो बनाएंगी? देखिए, वो जब इस एज ग्रुप का जो है वो तो यही होता है कि वो थोड़े लाइट कलर पहनना पसंद करते हैं, थोड़ा सोबर सा, और मतलब उनकी एक लुक होती है कि वो ग्रेसफुल लगे, तो मतलब उनकी जो भी, अगर वो, मेरा तो ख्याल है अगर ब्राइट कलर भी पहने लेकिन उसमें भी उनकी एक ग्रेस जो है वो कायम रहती है और वो रखती भी हैं, तो उस तरह से मतलब प्ले करना चाहिए। मतलब मैं तो इस तरह ही प्ले करती हूँ। अच्छा, सही है। अभी जो हम अगर थोड़ा सा हम इससे पीछे एज में आ जाएं, 40 प्लस के हवाले से अगर हम बात कर लें कि 40 प्लस जो खवातीन हैं उनको किस तरह के कलर्स जो वेयर करने चाहिए? देखिए, 40 प्लस में यही होता है कि आपने अपने आप को फिट कितना रखा हुआ है। तो मतलब अगर आप मुझे ये कहें कि जी मैं बहुत ज्यादा, हाँ जी, फिटनेस पे है, और आप मतलब क्या चीज आप अच्छा कैरी कर सकती हैं, आप क्या फैशन अभी तक फॉलो करती हुई आई हैं। अगर आपने जिंदगी भर अभी तक स्लीवलेस नहीं पहना तो मतलब दैट इज पॉइंटलेस कि अब आप जाके उसको ट्राई करें, और मेरे ख्याल से लोग करते भी नहीं है। 40 प्लस काफी आंटियों को मैंने देखा है वो स्लीवलेस पहन लेती हैं। अच्छा। तो वो डिफरेंट लगता है। उसकी वजह ये है कि मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा सूटेबल है, लेकिन कई लोगों को सूट पहन लेती है। अगर कंफर्टेबल है तो फिर आप पहन लें, मतलब अच्छा अगर आपको लग रहा है आप कैरी करती आ रही हैं तो फिर आप उसको डेफिनेटली वो पहने। हाँ, बिल्कुल सही। तो वो तो आपने अपनी, इसके लिए आपके बाजुओं का पतला होना बहुत जरूरी है। हाँ जी, बाजुओं का वही कह रही हूँ, अगर आप थोड़े फिट होंगे। हाँ, लेकिन यहाँ पे यहाँ पे फिर वही एलिमेंट ना आ जाना बॉडी शेमिंग वाला और उस तरह से। ये तो हमारी खवातीन का बहुत बड़ा मसला है। शादी के बाद अक्सर औकात खवातीन का जो है वजन बढ़ जाता है, और फिर उसके बाद क्या होता है कि वो फिर बच्चों में और घर के कामों में इतना बिजी हो जाती हैं, हमारी ये रेगुलर खवातीन जो हैं, हमारी जो हाउस वाइफ हैं, कि वो अपने ऊपर तवज्जो देना कम कर देती हैं। वो अपने आप को छोड़ देती हैं कि अब हमने क्या करना है, खाया पिया सोया और थोड़ा काम किया एंड दैट्स इट। ना वॉक करनी है, ना आपने योगा करना है, ना आपने अपनी जो है वो कोई देखना है, अपना ख्याल करना है, तो वो फिर जो है वो बॉडी डी शेप हो जाती है जी। तो इस तरह की खवातीन के लिए आप किस तरह के ड्रेसेस बनाती हैं? इस तरह के लोगों के लिए यही होता है कि अगर आप थोड़े हेल्दी हैं तो आप लोगों को थोड़ा जैसे फ्लेयर वाला ड्रेस जो है वो आपको ज्यादा सूट करेगा, और थोड़ा सा मतलब खुला होगी उसमें आपको, ताकि अगर कोई ऐसा प्रॉब्लमेटिक एरिया है जो कि मतलब थोड़ा ज्यादा बल्कि है तो उसमें वो आपको
आराम से आप उसमें फिट इन हो जाएंगे और वो इतना प्रोमिनेंट नहीं होगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। फिटिंग में तो मैं तो पर्सनली फिटिंग प्रेफर नहीं करूंगी, मुझे तो लगता है थोड़ा और लूज कपड़े पहनने चाहिए, वो ज्यादा आपको एक अच्छी लुक देगा। ठीक है। और जो पतले लोग हैं, पतली खवातीन हैं, वो किस तरह के पतली देखिए, पतला इंसान जो है वो तो कुछ भी पहन लेता है उस पर अच्छा लगता है, अच्छा लगेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन वो थोड़ा जो बहुत ज्यादा आपने अगर वेट गेन किया हुआ फिर वो थोड़ा सा जरा चैलेंजिंग होता है। अच्छा, ये वेट कम करने का जो प्रोसेस है खवातीन के लिए सबसे मुश्किल प्रोसेस है। जी बिल्कुल। तो पहले जरा आप वेट जिनका बढ़ गया वो कम करें, उसके बाद वो अच्छी ड्रेसिंग की तरफ या कोई फैशन की तरफ जो है वो मूव करें, तब तक आप सादे लिबास पे जो है वो नहीं ऐसा भी नहीं कर लें, ऐसा सोचें। नहीं, मेरी तो बिल्कुल भी ऐसी सोच नहीं है। अच्छा। आपका मतलब जो भी वेट है उसमें आप कंफर्टेबल हो पहले, और फिर आपको मतलब जो भी आपने, वही कह रहे हैं, जो भी आपने चीज पहनी उसको आप कॉन्फिडेंस से पहने, कॉन्फिडेंस से पहने। इसी के साथ जनाब बहुत शुक्रिया आपका फ्रीहा कि आपने आज हमें ज्वाइन किया। आपने हमें जो है वो ये भी बताया कि आप खुद जो है वो कैंसर सर्वाइवर हैं और आप इस वक्त में एक अच्छी फैशन डिज़ाइनर भी हैं। तो आप एक मोटिवेशनल स्टोरी हैं। बेसिकली आपको बुलाने का मकसद ये था कि लोग अपनी ज़िंदगी से हार जाते हैं। जब एक बहुत ख़तरनाक बीमारी आपको लाहक हो जाए जिसका नाम कैंसर है, तो उससे लोगों के जहन में सिर्फ एक ही बात आती है कि शायद अब आगे ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। लेकिन ज़िंदगी की जीती जागती मिसाल जो है वो फ्रीहा आपके सामने इस प्रोग्राम में, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी से हार नहीं मानी, अपनी डिटर्मिनेशन से, अपनी पावर से, विल पावर से जीती और आज तक जो है वो इसमें स्ट्रांगली इसको जो है वो डील कर रही हैं। अब माशाल्लाह ठीक हो चुकी हैं और अपने काम में जो है वो वापस लौट आई हैं। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है नाजरीन, जब आपके अपने, आपके प्यारे आपका साथ देते हैं, आपके साथ जुड़ते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आपका सहारा बनते हैं, तब ही जाके इंसान चाहे कितनी ही तकलीफ और परेशानी में हो, किसी का एक बोला हुआ जुमला जो कि मोहब्बत से बोला गया हो वो भी आपके लिए कभी कभी जो है वो दवा का काम कर देता है। तो अपने जुमलों पे बहुत फोकस रखें, अपने जुमलों को ध्यान से इस्तेमाल करें, क्योंकि कहते हैं ना कि बोलने से पहले सोच लो कि तुम क्या बोल रहे हो, किसी की कोई दिल आजारी तो नहीं हो रही। अल्लाह के नज़दीक भी ये अमल जो है वो बहुत नापसंदीदा है। तो इसीलिए जो आपके इस वक्त में तकलीफ में बहन भाई हैं, रिश्तेदार है, बीवी है, शौहर है, जो भी है, उनका सहारा बने, उनका साथ दें, उन्हें ज़िंदगी में वापस लाने की कोशिश करें, किसी की तजलील ना करें, किसी को बेइज्जत ना करें, सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी जिएं और इसी ज़िंदगी के साथ जो है वो अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। कल फिर इंशाल्लाह सुबह नए आगाज, नई सुबह, नए अंदाज के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाजत। अल्लाह निगहबान।